हम 10 महिलाओं की किटी पार्टी में, जिसमें 30 से लेकर 70 साल की सदस्याएं थीं। मैं महसूस कर रही थी कि रीता आंटी कुछ उदास हैं। हाउसिंग के समय भी अपना नंबर कटने पर उनका उत्साह हमेशा से कम ही लगा। मैंने अपनी खास सहेली विभा से आंखों ही आंखों में पूछा कि आंटी उदास है ना। विभा ने भी मेरी बात का मुख्य समर्थन किया। हाउजी गेम स्नैक्स के बाद किटी पार्टी का पूरा आनंद लेकर मैं विभा और रीता आंटी के घर के लिए निकले। हम सब एक ही सोसाइटी में रहती हैं। हम तीनों का घर पास पास की बिल्डिंग में ही है, तो अक्सर हम तीनों साथ आती जाती हैं। अपने घर की तरफ मुड़ने से पहले मैंने पूछ ही लिया, आंटी आज आप उदास हैं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सुमी, ऐसे ही दिल उदास है, कभी कभी अकेले मन घबरा जाता है। आज बेटी को ऑस्ट्रेलिया फ़ोन भी किया था, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। खैर छोड़ो, मेरी लाइफ तो अब ऐसे ही रहेगी। वो तो तुम लोगों के साथ थोड़ा टाइम कट जाता है तो अच्छा लगता है। विभा की आंखों में आंटी की बात सुनकर आंसू आ गए। एकदम भावुक होकर बोली, आंटी आप उदास ना हो, हम लोग हैं ना। कोई भी ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कर देना। रीता आंटी अकेली रहती हैं मुंबई में। उनके कई रिश्तेदार हैं, पर कभी कभी उदास हो जाती हैं। आंटी चली गईं तो मैंने विभा को डांटा, यह क्या है, तुम्हें फिर रोना आ गया? क्यों इतनी कमज़ोर हो तुम? किसी की भी बात सुन तुम्हारी आंखों में पहले आंसू आ जाते हैं। विभा मुस्कुराई, सुमी मुझे भी नहीं पता ये आंसू कहाँ से आ जाते हैं, बस मेरा इन पर कंट्रोल नहीं है। मेरी कमज़ोर सहेली, कहकर हंसते हुए मैं भी घर लौट आई। विभा भी चली गई। विभा कुछ अंतर्मुखी स्वभाव की है। वह हर किसी से खुल नहीं पाती। पता नहीं कैसे कुछ समय से मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने लगी है। विभा के लिए एकाध महिला तो उसके पीठ पीछे कह भी चुकी हैं, कितनी कमज़ोर है विभा। कोई भी अपना दुख बता रहा हो तो इसकी आंखें पहले ही भीग जाती हैं। मन से इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। एक दिन मैंने विभा को फ़ोन मिलाया तो न तो उसने मोबाइल उठाया और न ही लैंडलाइन में। सोचने लगी, कहाँ है विभा? उसकी दो बेटियां हैं, नवी और मानसी। नवी इंजीनियरिंग कर चुकी है। वह एमबीए करने विदेश जा रही है। उसका एडमिशन हो चुका है। 3 महीने बाद वह चली जाएगी। मानसी 12वीं में है। मेरा बेटा सार्थक भी पेरिस जा रहा है पढ़ने। उसका भी एडमिशन हो चुका है। उसने जाने की तैयारी चल रही है। मैं भी विभा को तो कमज़ोर कमज़ोर कहकर छेड़ती रहती हूँ, पर बार बार सार्थक के जाने का सोचकर मैं भी दिन भर रोती रहती हूँ। मैं तो सार्थक के बाहर जाने के पक्ष में थी ही नहीं, पर सार्थक की इच्छा को देखते हुए नील ने हामी भर दी थी। पर अब तैयारी हो रही है। नए बड़े बैग आ चुके हैं। रोज़ कुछ न कुछ खरीदा जा रहा है। हर शॉपिंग बैग मेरा दिल और भारी कर देता है। विभा से जब भी अपने मन की बात शेयर करती हूँ तो वह भी मेरे साथ रोने लगती है, तो मैं हंसकर उसे चिढ़ाती हूँ। मैंने कितनी कमज़ोर औरत से दोस्ती कर ली है और जो मुझे चुप करवाने के बजाय मेरे साथ रोने लगती है। कमज़ोर लड़की, मैं खुद ही चुप हो जाती हूँ। तुम भी अपने आंसू पोंछ लो। तो फिर विभा मुस्कुरा देती है। मैं सार्थक की तैयारियों में व्यस्त थी तो विभा को फ़ोन करना दिमाग से निकल गया था। कुछ दिन ही बीते थे कि अचानक एक सुबह विभा का फ़ोन आया। सिसकते हुए बोली, सुमी। लेकिन मैंने उसकी बात काट कर बेचैनी से पूछा, कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सुमी, मनोज को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या? मुझे झटका लगा। हाँ, वो अचानक बेहोश हो गए थे। क्या? अब कैसे हैं? बताया क्यों नहीं? बस डॉक्टर टेस्ट में बिजी थे। और हाँ, किसी को बताना मत, मेरी मम्मी भाई आ गए हैं। बस तुम्हें ही बता रही हूँ। यह तो मैं जानती हूँ कि वह अक्सर अपने सुख दुख अपने तक ही रखती है। पता नहीं कैसे उसने मुझे इस लायक समझा होगा कि अपना दुख बता दिया। मैंने
पूछा कौन से हॉस्पिटल में। उसने रोते हुए बताया, तुम परेशान ना होना, सार्थक के भी कई काम होंगे। तुम्हें वह लगातार रोए जा रही थी। मैंने सोचा, जो भावनात्मक रूप से इतनी कमज़ोर है कि दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहा देती है, वह इतने बड़े संकट में कैसे होगी। इसका अंदाज़ा लगा सकती थी मैं। नील के साथ मैं हॉस्पिटल पहुंची। मनोज की स्थिति चिंताजनक थी। रिपोर्ट्स की प्रतीक्षा थी। मैंने जितनी देर वहां रुकी, विभा के आंसू नहीं रुके थे। रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि मनोज को ब्रेन ट्यूमर है, जो पूरे सिर में फैल चुका है, जिस कारण अब ऑपरेशन भी असंभव था। डॉक्टर ने टाइम भी बता दिया था। मनोज के पास सिर्फ 2 महीने थे। लास्ट स्टेज में ही पता चला था। यह एक बहुत बड़ा वज्रपात था। विभा को कैसे तसल्ली दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शब्द नहीं थे। वह बिलख रही थी। सुमी, उन्हें तो कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तुमने देखा था ना, कितने एक्टिव थे। अब क्या होगा। विभा का उजाड़ वीरान चेहरा देखा नहीं जा रहा था। कभी कभी एक पल में ही बदल जाती है दुनिया। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी हालत देखकर मैं अवाक रह गई थी। विभा और मनोज घर लौटे आए। कीमो और रेडिएशन के लिए हॉस्पिटल प्रतिदिन जाना था। डॉक्टर ने कहा दिया था, ये भी करके देख लेते हैं, फायदे की उम्मीद कम ही है। इस समय नवी ने जिस तरह घर और हॉस्पिटल संभाला, सब दंग रह गए। मेरे अनुसार तो नवी का विदेश जाना अब नामुमकिन ही था। मनोज का सपना था नवी को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना, पर अब यह बात तो सोची ही नहीं थी। नवी के साथ के बिना विभा अब कुछ भी नहीं थी। बेटी बड़ी हो जाए तो वह माँ जैसी ही तो हो जाती है। दुख भरे पलों में माँ की तरह ही तो तसल्ली देती है बेटियाँ। माँ के कहे बिना बेटियाँ ही तो समझ सकती हैं माँ का दर्द। नवी रात दिन माँ के साथ खड़ी थी। कभी रात 12 बजे स्कूटी से हॉस्पिटल जाती तो कभी सुबह 4 बजे घर पहुँचती। मैं नवी को विभा का इतना मजबूत सहारा बनते देख हैरान थी। मनोज बैंक, प्रॉपर्टी, सेविंग सब बातें विभा को समझा चुके थे। इतने सालों का साथ अब छूटता ही लग रहा था। मनोज विभा को हर तरह की परेशानी का सामना करने के लिए तैयार कर रहे थे और विभा रोती बिलखती हुई बिखरी जा रही थी। अचानक एक रात मनोज की तबीयत खराब हो गई। उन्हें एडमिट किया गया, पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और मनोज चले गए। यह विभा पर एक वज्रपात था, जिसका अंदेशा तो था ही, पर हकीकत कल्पना से ज़्यादा कष्टदायक था। विभा को संभालना सबके बस के बाहर की बात लग रही थी। उनका शव जब घर लाया गया तो वहां खड़ी महिलाओं के साथ उपस्थित पुरुषों के भी आंसू विभा की हालत देखकर बह चले थे। अगले कई दिनों तक हम सहेलियां विभा के पास आती जाती रहीं। सब रस्में पूजा पाठ हो चुके थे। पहले सार्थक के जाने के बारे में और अब विभा के बारे में सोचकर मेरा दिल भी भारी रहने लगा था कि इतने कमज़ोर दिल की विभा अब कैसे रहेगी, कैसे संभालेगी बेटियों को। कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन मैं विभा से मिलने गई। काफ़ी व्यस्त दिखी। वह फ़ोन पर भी फ्री हुई तो मुझसे हमेशा की तरह गले मिली। आंखें आज भी भर आई थी। मैंने बात शुरू की, बिजी हो? हाँ बहुत, नवी की तैयारी कर रही हूँ। मैं चौंकी, क्या? कौन सी तैयारी? उससे जाना है ना? फीस जमा करवा दी है, जाने की तारीख पास आ रही है। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। क्या बात कर रही हो विभा? कैसे रहोगी उसे भेजकर? एडमिशन ही हो गया है, वह अगले साल भी जा सकती है ना? नहीं सुमी, मनोज का सपना था वह जाए। मैं उसे अपना सहारा बनाने के लिए उसके कैरियर का 1 साल खराब नहीं कर सकती। कैसे रहोगी विभा? मेरा ही गला रूंध गया। रह लूँगी सुमी। मनोज जाते जाते बहुत हिम्मत दे गए। बहुत कुछ करना है अभी तो। फिर वह सार्थक की बातें पूछती रही। थोड़ी देर बाद मैं घर जाने के लिए उठी। उसके कंधे पर हाथ रखा तो
फिर उसकी आंखें छलक आईं। घर आते हुए मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि हाँ, बेहद भावुक विवाह। किसी के भी सुख दुख की बात सुन उसकी आंखें भर आती हैं। वह कुछ भी हो पर कमज़ोर नहीं है। हाँ, कहाँ कमज़ोर है वह तो बेटी का भविष्य बनाने के लिए मनोज के जाने के बाद अपने जीवन में आए अकेलेपन को और बढ़ा रही है। उसके पास तो एक कारण था नवी को न भेजने का, पर नहीं, कितने दृढ़ संकल्प से उसने यह फैसला किया होगा, यह शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि अपने अंदर ही आंसू समेटने में बहादुरी नहीं है। आंसू तो दिल की भावनाओं के कोमल प्रतिबिंब है। आंसू कमज़ोर इंसान ही बहाता है, यह सोचना मूर्खता है। सबका दुख महसूस कर कभी आंखें भर आए तो इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि वह कमज़ोर है। अपने दुख तकलीफ़ में तो हर स्त्री रो देती है, पर दूसरे की पीड़ा महसूस कर आंखें भीग जाए तो मेरे विचार से तो उन आंसुओं में नारी हृदय की निष्कपट कोमलता निहित होती है। मेरे सामने अब यह भी स्पष्ट हो गया था कि स्वभाव से कोमल नारी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने घर बच्चों के लिए अपने प्रियतम की यादों के सहारे स्वयं को कठिन से कठिन जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर अपना मनोबल ऊंचा रखने में प्रयासरत हो जाती है। यही तो नारी की विशेषता है। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।